नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लेक्चर 5 के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 के बारे में। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 2 है, जिसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। तो कुछ डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ को। तो ये बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली साक्ष्य अधिनियम के प्रोस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिजम्पशंस की कि प्रिजम्पशंस के होते क्या हैं और इसके क्या रोल है। तो प्रिजम्पशंस के जो रोल हैं, इट्स रोल टू प्रूव द फैक्ट। किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए प्रिजम्पशंस का रोल होता है। डिसाइड बर्डन ऑफ प्रूफ। एक्चुअली में ये बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पे है। अगर कोई मान लीजिए कोई इस तरह का फौजदारी का मुकदमा है, ठीक है, क्रिमिनल सूट है, तो उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो हमेशा प्रोसिक्यूशंस के ऊपर होता है। जो वादी मुकदमा है या सरकार अगर वादी मुकदमा है तो सरकार के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ वहां पे रहता है। तो ये डिसाइड करने में भी हेल्प करता है। हमारा जो प्रिजम्पशन है वो डिसाइड करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है। 3 तरह के प्रिजम्पशन होते हैं: मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। तो इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको आपकी स्क्रीन पे मे प्रिज्यूम के डेफिनेशन दिख रही होगी। Whenever it is proved by this अधिनियम that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless or until it is disproved or may call for proof of it। अब इसमें कह रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट हमेशा एक फैक्ट को आइदर प्रूफ मान सकती है या डिसप्रूफ मान सकती है, या इसके अगेंस्ट में आपको एविडेंस के लिए बुला सकती है कि आप आइए। तो कोर्ट किसी भी फैक्ट को या तो प्रूफ मान ले या डिसप्रूव मान ले, या आपको उसके अगेंस्ट में रिबट करने के लिए एविडेंस की कॉल की जा सकती है। इट इज रिबटेबल। रिबटेबल का मतलब है कि मे प्रिज्यूम हमेशा रिबटेबल है। रिबटेबल का मतलब है कि दूसरी पार्टी को हमेशा यह मौका होता है कि अगर कोर्ट ने किसी को प्रूफ मान लिया तो आपके पास डिसप्रूफ करने का जो है चांस रहता है, तो आप डिसप्रूफ कर सकते हो उसको। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 88, 89, 90, 92, 93, 117 और 119 इसमें इंक्लूडेड है। आइए हम लोग समझते हैं थोड़ा इलिस्ट्रेशन से। इलिस्ट्रेशन क्या कहता है मे प्रिज्यूम के बारे में। देखिए, पहला इलिस्ट्रेशन है कोर्ट में प्रिज्यूम इनोसेंस ऑफ एक्यूज्ड अंटिल प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट ऑफ बाय प्रोसिक्यूशन। अब प्रोसिक्यूशन ने, मतलब कि वादी मुकदमा ने, अगर कोई आरोप किसी एक्यूज्ड पर लगाया है तो न्यायालय हमेशा उस एक्यूज्ड को इनोसेंट मानेगी। ये मे प्रिज्यूम है। एक्यूज्ड हमेशा इनोसेंट माना जाएगा कि उसने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है। प्रोसिक्यूशंस के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि प्रोसिक्यूशन ये तय करे कि उसको किस तरह से प्रूफ करना है कि जिसको आपने आरोपी बनाया है, एक्यूज बनाया है, उसके ऊपर आप उसके अगेंस्ट में आप प्रूफ दीजिए कोर्ट को कि वो इस कृत्य के लिए दोषी है। दूसरा केस लायक है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मन भाई प्रगाजी भाई पटेल 1980। This case established the presumption of guilt in cases where an accused person is discovered in possession of stolen property soon after the theft. By presenting a strong explanation for ownership, one can rebut the presumption। अब देखिए, कोर्ट, तो मैंने कहा कि कोर्ट दोनों चीजें मान सकती है। उसके ऊपर है मैं प्रिज्यूम कि वो या तो उसको प्रूफ मान लेगी या डिसप्रूव मान लेगी, किसी भी चीज को। अब यहां पे क्या है कि इस केस लॉ में यह बताया गया कि एक प्रॉपर्टी की चोरी होती है, चोर के ऊपर आरोप लगाया जाता है, चोर के पोजीशन से, कब्जे से चोरी की प्रॉपर्टी मिलती है।
चोरी हुई वस्तु वहां पे मिल जाती है उसके पास से, उसके कब्जे से। अब दूसरी पार्टी को यह प्रूफ करना पड़ेगा कि जो चोरी की संपत्ति थी उस पर स्वामित्व उस प्रोसिक्यूशन का था, जो वादी मुकदमा था उसका स्वामित्व उस प्रॉपर्टी पर है, यह प्रूफ करना पड़ेगा। कोर्ट अभी भी उसको इनोसेंट मान रही है, लेकिन आपके ऊपर, आप रेबुटेबल के ऊपर, अब आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप बताइए कि उसके पास जो प्रॉपर्टी मिली वो आपकी थी, आपका स्वामित्व उस पर था। तो जनरली ये फिलॉसफी चलती है। दोस्तों, हम लोग सेल्फ प्रिज्यूम के बारे में अगर बात करें, सेक्शन 2 में ही इसके बारे में बात किया गया है, डेफिनेशन के एल में है, whenever it is directed by this अधिनियम that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as approved unless and until it is disproved। अब यहां पे कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी भी फैक्ट को इस सेल्फ प्रिज्यूम कर सकती है। सेल्फ प्रिज्यूम का मतलब है कि वो प्रिज्यूम कर सकती है कि ये चीज है, ये भी रिबटेबल है, और इसमें भी डिस्प्रूफ करने के लिए अपोजिट पार्टी को पूरा मौका दिया जाता है। लेकिन कोर्ट ये मान लेती है कि ये फैक्ट हुआ है। सेक्शन 78, 79, 80, 81, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 108, 115, 118 और 120। 81 के बाद 82 है, वहां गलती से मिसटाइप हो गया है। तो ये सारी जो धाराएं हैं वो सेल्फ प्रिज्यूम को के लिए बनी हुई हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो आप अगर इनके थ्रू जाएंगे तो हम लोग डिटेल में जब देखेंगे कि ये सेल्फ प्रिज्यूम माना जाता है, ये फैक्ट सेल्फ प्रिज्यूम माने जाते हैं कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब आइए इलिस्ट्रेशन पे हम लोग चलते हैं। देखिए, यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, रंगनाथ वर्सेस लक्ष्मी 2002। इन दिस केस कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग अ वैलिड मैरिज टू बी द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द हस्बैंड। The court emphasized that rebuttable nature of this presumption, allowing for evidence in case of non-access or impossibility of fatherhood। अब देखिए यहां पे क्या बातें हैं। अगर कोई लीगल मैरिज हुआ है और उस लीगल मैरिज से कोई चाइल्ड जो है पैदा हुआ, तो उसका जो लेजिटिमेट चाइल्ड वो माना जाएगा, उस फादर का माना जाएगा। वो हस्बैंड जो है माना जाएगा कि वो उसका फादर है। यहां पे कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम करती है, लेकिन दूसरी पार्टी को यानी कि हस्बैंड को यानी कि फादर को ये पूरा मौका देगी कि आप इसको डिस्प्रूफ कर दो, आप बता दो कि नहीं, आप तो इनकैपेबल थे, आप पिता बनने लायक ही नहीं थे, मतलब आपके पास ऐसी शक्ति नहीं थी कि आप पिता बन सकें, उसके बाद भी ये बच्चा आया है। तो आपको ऐसी रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी कि आपके पास नल स्पर्म है, और पहले भी डॉक्टर ने बता चुके हैं कि मैं पिता नहीं बन सकता था, उसके बाद मैंने शादी की, फिर ये बच्चा मेरा कैसे है। तो उसके बाद कोर्ट उसको डिस्प्रूव मानेगी और कोर्ट आगे फर्दर कोई कार्रवाई उस पर कर सकती है, उसको और प्रूफ करने के लिए डीएनए टेस्ट करा सकती है, सब चीजें हो सकती हैं। तो अगर कोई दंपत्ति है और उनके शादी जीवन के बाद कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो उनकी संतान मानी जाएगी अनटिल और अनलेस कि आप डिस्प्रूफ कर दें कि नहीं, वो मेरी संतान नहीं है या मैं उसका पिता नहीं हो सकता। तो ये है सेल्फ प्रिज्यूम। आइए बढ़ते हैं आगे और कंक्लूसिव प्रूफ को समझते हैं। दोस्तों, डेफिनेशन के सेक्शन बी क्लॉज में दिया हुआ है कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, जब कोई एक फैक्ट प्रूफ कर लिया गया और उससे रिलेटेड कोई दूसरा फैक्ट है तो उसको कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाएगा और उसके अगेंस्ट में आपको मौका भी नहीं दिया जाएगा कि आप उसके अगेंस्ट में आइए और कोई प्रूफ दीजिए। तो अगर कोई एक फैक्ट कोर्ट ने मान लिया कि यह प्रूफ हो गया और उसी के ट्रांजैक्शन के पार्ट में किसी को आप डिस्प्रूफ करना चाहते हो, तो कोर्ट आपको यह मौका नहीं देगा। ये इररिबिटेबल है, कोर्ट उसमें अब मौका आपको नहीं देगा, समय नहीं काटने देगा। कोर्ट ने मान लिया कि ये चीजें हो गई तो हो गई, अब उसके ट्रांजैक्शन के किसी पार्ट को आप नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कोर्ट इसमें आपको प्रूफ मौका नहीं देगा। द कोर्ट शैल वन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूफ
and shall not allowed evidence to be given for the purpose of disproving it. अब कोर्ट आपको इसको डिस्प्रूव करने के लिए कोई फर्दर मौका आपको नहीं देगा। सेक्शन 35 और 116 ये दो सेक्शन कंक्लूसिव प्रूफ से रिलेटेड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। दोस्तों अगर हम लोग इससे क्लियर कट इलस्ट्रेशन पे बात करें, अ क्लियर एंड वॉलंटरी कॉन्फेशन बाय द एक्यूज्ड एडमिटिंग टू कमिटिंग द क्राइम कैन बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ गिल्ट एलिमिनेटिंग द नीड फॉर अदर एविडेंस। अब अगर किसी एक्यूज्ड ने खुद ही अपना जो आरोप है वो स्वीकार कर लिया, कन्फेस कर लिया, बताया कि नहीं हमने ये जो हत्या हुई है वो हत्या मैंने की है, तो अब इस पे फर्दर किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं है। कोई भी एविडेंस इसके बाद नहीं लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा और उसको दोषी मान लिया जाएगा। ये कंक्लूसिव प्रूफ। दूसरा पॉइंट यहां कहता है मैचिंग यूनिक फिंगरप्रिंट्स फाउंड एट द क्राइम सीन to the suspect can be conclusive proof of their presence, assuming proper collection and chain of custody protocols are followed. अब अगर कोई घटना कहीं होती है, केस हो गया और एक्यूज्ड के फिंगरप्रिंट्स वहां से प्राप्त हो रहे हैं, तो उस घटना को आपने किया ना किया ये बात तो आगे प्रूफ होगी, लेकिन आपकी प्रेजेंस वहां पर है ये प्रूफ हो चुका है। उस घटना के समय आपके या घटना स्थल पर आपके उंगलियों के निशान पाए गए हैं, इसका मतलब है कि आप वहां प्रेजेंट थे। ये कंक्लूसिव प्रूफ है। इसके अगेंस्ट में अब कोई प्रूफ जो है कोर्ट आपसे स्वीकार नहीं करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो अपने लाइक्स और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।